हेलो एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ रिफ्रैक्शन थ्रू ए कर्व्ड सरफेस। अब ये जो रिफ्रैक्शन थ्रू ए कर्व्ड सरफेस है, इसमें आज हम पढ़ेंगे ए रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स सरफेस हम ऑब्जर्व करते हैं आज। ठीक है, चलिए। तो सपोज करो हमारे पास में एक ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स सरफेस है इस टाइप से, और हम यहाँ पे एक इसकी प्रिंसिपल एक्सिस इस टाइप से ड्रॉ कर देते हैं। ये सपोज करो ये हमारे लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ये वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम कहेंगे सर ये है इसका इसके लिए पोल का काम करेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो हमको ऑब्जर्व करनी है। लेट अस सपोज दैट हियर इट इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया। अब जो है ऑब्जर्व करते हैं कि इसके अंदर इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ से देखो, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने बताया पहले भी कि इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट दो रिफ्रैक्टेड सरफेसेस का रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन होना ज़रूरी है। तो ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने ओ माना है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से एक लाइट रे निकलेगी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो भी लाइट रे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जाती हैं, ये हमें पता है कि ये नॉर्मल होती हैं, नॉर्मल टू द सरफेस होती हैं, सरफेस ऑफ जो भी कर्व सरफेस है हमारी। तो जब ये नॉर्मल टू द कर्व सरफेस है, तो इसका मतलब ये बिना किसी डेविएशन के सीधे सीधे पास हो जाएगी। पहली लाइट रे चली गई, और जो दूसरी लाइट रे रहेगी, ये दूसरी लाइट रे सपोज करो किसी पर्टिकुलर एंगल पर हमने कहा सर ये इस तरीके से आ रही है, हमने कहा सर ये इस डायरेक्शन में लाइट रे चलकर आ रही है। तो ये हो गया इसका इंसिडेंट पॉइंट, है ना। ये सरफेस पर यहाँ पर इंसिडेंट कर रही है। तो मान लेते हैं अगर ये सरफेस पर इंसिडेंट कर रही है, तो ये अगर मैं इस पॉइंट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दूं, तो ये बताओ, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली जो भी लाइट रे होती है या जो भी लाइन होती है वो नॉर्मल होती है ना, ये हमें पता है। तो इसका मतलब ये बन गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। नाउ अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अब यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि बाहर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n2। यानी मटेरियल के अंदर, जैसे सपोज करो ये कॉन्वेक्स लेंस था, और उस कॉन्वेक्स लेंस का अंदर का जो मटेरियल है दैट इज n2, और बाहर का जो मटेरियल है n1। बाहर मान लीजिए एयर का मीडियम है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे ऑल्सो ऑल्सो n2 इज n2 इज ग्रेटर देन n1। मान लेते हैं हम यहाँ पे n1 की वैल्यू n2 से छोटी है, यानी कि अंदर का मीडियम डेंसर है, बाहर का मीडियम रेयर है। अगर ऐसा होगा कि अंदर का मीडियम डेंसर बाहर का मीडियम रेयर है, तो उस कंडीशन में लाइट रे जो निकलेगी ये इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये इस तरीके से नॉर्मल से रिफ्रैक्शन के बाद में ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, और उसके बाद में ये जो दो लाइट रेज हमको मिलेंगी, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो पहली लाइट रे, इसका नाम नाम दे देता हूँ, नंबर डाल देता हूँ मैं, ये फर्स्ट रे है, और इसकी रिफ्रैक्टेड लाइट रे हमने कहा 1 डैश है। मान लेते हैं ये सेकेंड लाइट रे है, और इसकी रिफ्रैक्टेड लाइट रे हमने कहा सर ये 2 डैश है। तो देखो 2 डैश और 1 डैश जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, दैट पॉइंट मेक्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने कहा सर यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। क्लियर है। अब सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कुछ एंगल्स। अगर हमने कहा कि सर ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये वाली रे रिफ्रैक्टेड है, तो ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम कहेंगे सर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये वाला जो एंगल बनेगा दैट विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके साथ में जो इंसिडेंट रे है उसने एंगल बनाया हुआ है अल्फा। जो रिफ्रैक्टेड रे है इसने मान लेते हैं हमने एंगल बनाया बीटा, और जो नॉर्मल लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, सपोज कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में ये एंगल बनाते हैं गामा। ठीक, अब देखो ये एंगल अल्फा बीटा गामा जो है, ये एंगल्स की वैल्यू जो होगी बहुत ही स्मॉल होगी, बिकॉज ऑल दीज वैल्यूज आर मेजर्ड फॉर द स्मॉल अपर्चर lenses. For a small aperture lens, for a small aperture lens, स्मॉल अपर्चर का मतलब क्या हो गया कि जिनका जो एरिया है सामने से जब हम देखते हैं तो उसका जो टोटल मैक्सिमम एरिया जो दिख रहा है उसके लिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। फॉर स्मॉल अपर्चर लेंस अल्फा बीटा एंड गामा विल बी वेरी स्मॉल, विल बी वेरी स्मॉल।
ठीक है। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू जो है ये बहुत ही स्मॉल होगी। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पर, चूंकि यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे हो रही है, अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अगर हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमको? हम कहेंगे सर N2/N1 विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सर N1 साइन आई इज इक्वल्स टू N2 साइन आर। क्लियर है? तो इसको मैं कह देता हूँ सर दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सिंस ऑल द एंगल्स आर स्मॉल, तो ये भी तो कह सकते हैं कि सर साइन आई की जो वैल्यू है वो नियरली इक्वल टू आई हो जाएगी, बिकॉज फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। सिंस आई एंड आर आर स्मॉल एंगल्स, जब ये स्मॉल एंगल्स हैं तो उस कंडीशन में साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई एंड साइन आर इज ऑल्सो नियरली इक्वल टू आर। चलिए, जब इतनी वैल्यू आ गई तो यहाँ से ये जो इक्वेशन फर्स्ट है तो ये अगेन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी? हम कहेंगे सर ये हो गई N1 इंटू आई इज इक्वल टू N2 इंटू आर। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब वापिस से इस डायग्राम के अंदर आ गए, डायग्राम में ऑब्जर्व करें तो हम डायग्राम में देख रहे हैं कि सर देखो ये जो ट्राइंगल्स का नाम देते हैं। चलो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से हम अगर ड्रॉ करना चाहें, ये हमने एक ड्रॉ कर दिया, ओके। ठीक है, सपोज करो हमने ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, तो मैं नाम दे देता हूँ इसका, ये P था तो इसका नाम मैं M डाल देता हूँ, इसका नाम मैं Q डाल देता हूँ। तो हमारे पास देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल OMQ, और ट्राइंगल OMC, और ट्राइंगल एक ट्राइंगल बन रहा है IMQ। तो इस टाइप से तीन ट्राइंगल्स बन रहे हैं। इन तीनों ट्राइंगल्स के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखो ट्राइंगल, देखो ये वाला जो ट्राइंगल है कौन सा, OMC, इस ट्राइंगल OMC के अंदर आई एंगल की वैल्यू जो है अल्फा प्लस गामा के बराबर होगी, बिकॉज एंगल आई इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द अल्फा एंड गामा। तो ट्राइंगल OMQ के अंदर इन सॉरी इन ट्राइंगल OMQ जो क्या था, एंगल आई था, ये अल्फा प्लस गामा के बराबर हो जाएगा। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। फिर दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम, ट्राइंगल कंसिडर करें एंगल ट्राइंगल CMI, तो इसमें आर प्लस बीटा की वैल्यू गामा के बराबर हो रही है। CMI, ट्राइंगल CMI के अंदर, तो इन ट्राइंगल CMI की जो ट्राइंगल CMI है, इसमें गामा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एंगल R प्लस बीटा। तो अगर मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एंगल गामा माइनस बीटा। इसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखो अब दोनों इक्वेशंस हमें मिल गई हैं, एंगल आई की वैल्यू मिल गई, एंगल आर की वैल्यू मिल गई। तो इक्वेशन 3 और 4 का यूज करते हुए हम वैल्यूज जो पुट करें इक्वेशन 2 के अंदर, यूजिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन वैल्यूज ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन नंबर कौन सा, 2 इक्वेशन 2 के अंदर, तो ये हो जाएगा सो N1 इंटू आई मतलब अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा N2 R यानी कि गामा माइनस बीटा। ठीक है। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें N1 अल्फा प्लस N1 गामा इज इक्वल्स टू N2 गामा माइनस N2 बीटा। अब देखो यहाँ से गामा गामा कॉमन आ रहा है तो इनको एक तरफ कर देते हैं। हमने कहा सर ये हो जाएगा N1 अल्फा प्लस N2 बीटा इज इक्वल टू N2 माइनस N1 टाइम्स गामा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गई। अब देखो अल्फा बीटा गामा तीनों क्या हैं, बहुत ही स्मॉल एंगल्स हैं। तो अगर मैं यहाँ से टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो उसकी वैल्यू किस किस के बराबर आएगी। सो सिंस अल्फा बीटा and gamma are small angles, so tan alpha will be nearly equal to alpha, tan beta will nearly equal to beta, and tan gamma will also nearly equal to gamma। तो अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में हम तीनों की tan अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैलकुलेट करें। देखो अगर यहाँ से इस ट्रायंगल ओ एम क्यू में tan अल्फा की वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा एम क्यू बाई ओ पी, या देखो ओ क्यू के बराबर होगा बट ओ पी एंड ओ क्यू बोथ आर नियरली इक्वल, सो हम कंसीडर करके चलेंगे सर ये एम क्यू बाई ओ पी के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास में tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, सो अल्फा इज इक्वल्स टू tan अल्फा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा एम क्यू डिवाइडेड बाई ओ पी। फिर इसी तरीके से बीटा इज इक्वल्स टू टेन बीटा इज इक्वल्स टू, अब टेन बीटा किसके बराबर है, देखो टेन बीटा हो जाएगा एम क्यू बाई पी आई के बराबर, टेन बीटा इज इक्वल्स टू एम क्यू डिवाइडेड बाई पी आई, एंड गामा इज इक्वल्स टू टेन गामा, और ये जो टेन गामा है इसकी वैल्यू हो जाएगी देखो एम क्यू बाई पी सी के बराबर। ठीक, एम क्यू डिवाइडेड बाई पी सी। अब ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट करें तो सो ये हो जाएगा n1 टाइम्स अल्फा एम क्यू बाई ओ पी प्लस n2 टाइम्स बीटा यानी n2 एम क्यू बाई पी आई इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 टाइम्स गामा, गामा की वैल्यू है एम क्यू बाई पी सी। क्लियर है, देखो सभी जगह से एम क्यू जो है ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो हमारे पास में वैल्यू बचती है n1 बाई ओ पी प्लस n2 बाई पी आई इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई पी सी। अब हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ओ पी पी आई एंड पी सी की। तो ध्यान से देखें डायग्राम के अंदर, ध्यान से देखें हम इसके अंदर, तो देखो ओ से लेकर जो पी तक की जो डिस्टेंस है, क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बिल्कुल है, तो इसको हम यू से डिनोट कर देंगे। पी से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है ये हो गई आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पी से लेकर आई तक की जो डिस्टेंस है क्या ये इमेज डिस्टेंस है, बिल्कुल इमेज डिस्टेंस है, इसलिए हमने इसको कहा v। लेकिन यहाँ पे अगर साइन कन्वेंशन के साथ में यूज करेंगे तो देखो यहाँ पे u जो है ये नेगेटिव हो जाएगा लेकिन r एंड v विल बी पॉजिटिव। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सर OP जो है OP विल बी इक्वल टू माइनस यू, ठीक, PC इज इक्वल टू प्लस r एंड PI इज इक्वल टू प्लस v। क्लियर है, तो माइनस यू आर प्लस वी इन सब की वैल्यू को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका n1 बाई ओ पी की वैल्यू थी माइनस यू प्लस n2 बाई पी आई की वैल्यू थी प्लस वी इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई पी सी की वैल्यू कितनी थी, पी सी थी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, या फिर इसको हम यूँ लिख सकते हैं सर n2 बाई वी माइनस n1 बाई u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r। क्लियर है, तो इस तरीके से हमारे पास में एक ये जो है फाइनल इक्वेशन तैयार हो गई। ये इक्वेशन हमें बताती है रिफ्रैक्शन थ्रू ए कर्व्ड सरफेस। क्लियर है, आई होप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड क्वेश्चन जो भी है कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू।